दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। नीतीश, नायडू और चिराग क्या नरेंद्र मोदी के साथ, मोदी सरकार के साथ बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि वक्फ बिल संशोधन ने इन तीनों को बुरी तरीके से फंसा दिया है। इस पर विस्तारित चर्चा करने के लिए कंट्रोल रूम वानखेड़े सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर, स्वागत है आपका। वक्फ नमस्कार। बिल संशोधन जेपीसी से सीधा सभा में पारित हो चुका है। क्या इस पर नीतीश, नायडू और चिराग पासवान बुरी तरीके से फंस जाएंगे या आगे चल के मोदी को फंसाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर इस संशोधित बिल का समर्थन ये तीनों करते हैं, यानी चिराग पासवान, नीतीश और नायडू समर्थन करते हैं, तो देश का मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए आदिति जी, ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल जो लाया गया था, जब ये सेशन में लाया गया तो आनन फानन में उसको विड्रॉ किया गया। तब खबरें ये थी कि चंद्रबाबू नायडू ने 11th आवर पे फोन करके इसके बिल के प्रति गंभीर अपनी आपत्ति दर्ज कर दी। उसके बाद ये जेपीसी को भेजा गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अब जिसकी अध्यक्षता जगदंगा पाल कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इसमें कि जो कि जैसे कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट होती है, कई सभी राजनीतिक दलों के राज्यसभा लोकसभा के लोग होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेजोरिटी उसमें एनडीए गठबंधन की थी। इसलिए जगदम्बिका पाल अपनी मनमानी करते रहे। उनका ओएसी का और बाकी लोगों का भी, मैं बाकी लोग जो मेंबर्स थे उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका एक ही मेजर ऑब्जेक्शन है कि जो अध्यक्ष के पास विशेष अधिकार होता है कि वो बाकी स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करता है, पूछता है, उनकी आपत्तियां दर्ज करती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनके ऊपर जिनका बैकग्राउंड आतंकियों का था, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, आरोप थे हत्या के तक के। कुछ लोग तो जिनका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को बुलाया। तो कुल मिला के क्या ये खानापूर्ति थी स्टेक होल्डर के नाम पे? जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर थे उनको क्यों नहीं बुलाया गया, सवाल ये है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आखिरी दिन बजट के, जो गुरुवार के दिन जब पेश हुई, तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुत अभूतपूर्व हंगामा हुआ और सदन चलने नहीं दिया। क्योंकि विपक्ष का मुख्य आरोप ये था कि रिपोर्ट आपने पेश करी, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट में होता क्या है, यदि आपने कोई संशोधन दिया, वो भले ही जेपीसी रिजेक्ट करे, लेकिन वो उस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है। या आपने कोई डिसेंट नोट दिया कि आपने जो संशोधन किया इससे हम मानते नहीं, 4 लोगों ने उसको किया कि हम इसके विरोध है, हम हमारा सोच ये नहीं है, हमारा सोच ये है, तो वो संलग्न होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में हमने कई चीजें ऐसी देखी कि जो हमने डिसेंट नोट दी थी या जिसके ऊपर हमने विरोध प्रदर्शित किया था या जिससे हम एग्री नहीं थे, वो नोट ही गायब थी। कई जगह पे बहुत सिलेक्टिव चीजें रखी गई। जब ये हंगामा हो गया तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अरे भाई, जो नोट है आप फिर से जोड़ दीजिए, लगा देंगे। तो अमित शाह जिस अंदाज में बोले और जिस तरह से बोले, उसका ये मतलब था आप लगा दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है, या हमारे पास मेजोरिटी है, हम इसको पास करेंगे। अभी ये रिपोर्ट पेश हुई है। अब रिपोर्ट को जब पूरी मान्यता मिलेगी और एक जब बिल के रूप में रूपांतरित होगा, तब ये बहुत बुरी तरह से डिजास्टरस हुआ जाएगा। कहा जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने के लिए ये संशोधन लाया गया है। लेकिन ये संशोधन उसके बचाने के लिए लाया गया है कि उसको खत्म करने के लिए लाया गया है? ओवैसी ये सिर्फ एक मुस्लिम नेता भी नहीं है। मैं ओवैसी की थोड़ी इज्जत इसलिए भी करता हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। उनके साथ जब आप बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रटी हुई है। तो उन्होंने कई चीजें सामने रखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये बात है कि ये इसका कार्यकाल जो था समिति का, वो बजट सत्र के आखिरी दिन तक था, उसको आगे बढ़ाया गया। मतलब अभी तो बिल, मतलब रिपोर्ट पेश हुई है आखिरी दिन, उसके बाद भी अभी कार्यकाल है इस समिति का। वो क्यों बढ़ाया गया यही समझ में नहीं आता, क्या मतलब था बढ़ाने का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी ये हमको कोई रिपोर्ट दी जाती थी, कि चंद घंटे पहले, 2-4 घंटे पहले रिपोर्ट दी जाती थी और उसको कहती थी आप इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन दो। भाई, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, पढ़ने को टाइम भी चाहिए, टाइम चलने के बाद इसके ऑब्जेक्शन भी ड्राफ्ट आउट करना पड़ेगा, पॉइंट बाय पॉइंट इसको, यदि हमको डिसेंट नोट देना है या हमको विरोध प्रकट करना है तो उसका कुछ तो समय चाहिए। आप बिल्कुल समय नहीं दे रहे, क्योंकि ये सारा मामला क्या खानापूर्ति का था या जेपीसी को भेजना ही खानापूर्ति का था? इसी जेपीसी पे मैं आदित्य जी बता दूं आपको कि हाथापाई तक का मामला हुआ।
मतलब हाँ, किसी का हाथ तक कट गया, 10 सांसदों हाथ को, कट गया। विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित हाँ, तक कर दिया था। निलंबित तो करिए, पहली बार हो गया देश आजाद होने के बाद कि जेपीसी से लोग निलंबित हुए हैं। जेपीसी अपने आप में एक अलग अलग राजनीतिक दलों की राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स की एक कमेटी बनी जाती है कि इस इशू को आप डिटेल देखिए, लेकिन उसमें यदि हाथापाई हुई तो ये तो बिल्कुल सदन जैसी स्थिति हो गई। कोई जगह पे सदन में जो लट चलते हैं, माइक चलते हैं या पेपर वेट चलते हैं, वैसे हो गई। किसी का हाथ कट गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये सारी बातें बहुत ही अशोभनीय थी। इसका मतलब जो सत्ता पक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको सबको लेके चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल क्या ये सिर्फ सरकार की बात कर रहे थे, या एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, या सरकार जो चाहती थी वही करते थे? तो इसीलिए कई चीजें हो गई। उन्होंने कहा कि एक उसमें ये नहीं समझ में आता है कि कि वक्फ बोर्ड जो है, इस पे अब संवैधानिक पहले चुनाव होते थे वक्फ बोर्ड के, और उसके मेंबर्स जो होते वो तो चुन के आते थे। उन्होंने कहा कि आपने इसको असंवैधानिक कर दिया बिल्कुल, कि ये अब नॉमिनेटेड होंगे, नियुक्तियां होंगी इनकी। अब नियुक्तियों में एक पदेन नियुक्ति होती है कि भाई आप लोकल सांसद को आप रखोगे, तो वो पदेन है। तो जैसे ही पदेन नियुक्ति आपने इसमें ऐड की, तो उसमें गैर मुस्लिम आने का चांस होता है। जरूरी नहीं कि वक्फ बोर्ड सपोज आज दिल्ली में, तो दिल्ली में तो एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। तो यदि वो सांसद उस कमेटी का एक्स ऑफिशियो बनता है या पदेन बनता है, तो गैर मुस्लिम लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात, इसमें वो भी है कि आप जो अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्तियां जो है उसमें भी गैर मुस्लिम नियुक्तियां हैं। या फिर किसी को बताना होगा कि मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा कि ये क्या बताना है कि मैं मुसलमान हूं? मुसलमान हूं तो मुसलमान हूं, उसको क्या प्रूफ देना है मुसलमान? या ऐसी कई चीजें हैं जो संवैधानिक रूप से उल्लंघन करती है। और यदि चुनाव नहीं तो अनडेमोक्रेटिक है ये। और आपने किसी को नियुक्त किया, वो तो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही बन जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा एक जो क्लॉज है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है, मतलब एक आम शहरी होने के नाते, देखिए, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन एक हिंदू बोर्ड भी है, सिख बोर्ड है, एक क्रिश्चियन सोसाइटी अपनी उनकी अपनी एक अलग बोर्ड होते हैं। बाय एंड लार्ज उस दूसरे धर्म के लोग उस बोर्ड में नहीं होते। हिंदू धर्म के बोर्ड जो है उसमें कोई बाहरी नॉन हिंदू नहीं होता। उसमें सिखों में नॉन सिख नहीं होता, ईसाइयों में नॉन ईसाई नहीं होता। ये एक मैंडेटरी है। तो यहाँ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ही क्यों आप नॉन मुस्लिम को भी घुसेड़ने की जगह ढूंढ रहे हैं? उसके बाद जो हास्यास्पद बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी शहरी एक एप्लीकेशन लगा दे सकता है कि ये वक्फ बोर्ड जो है, ये जमीन जो है या जो प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन है। और जैसे वो ऑब्जेक्शन लग जाएगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। और जब तक इंक्वायरी चलेगी, जब तक कलेक्टर इसको इन्वेस्टिगेट करता रहेगा, तब तक वो प्रॉपर्टी सीज्ड रहेगी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पे, यदि कल कोई वक्फ बोर्ड की एक मस्जिद है और उसपे किसी ने कहा कि नहीं भाई ये हमारी जमीन पे है, तो कलेक्टर ने उसके ऊपर चिट्ठी लगा देनी है कि अब ये आज से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं रही क्योंकि डिस्प्यूटेड है। तो उसमें नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती। उसका कोई किराएदार होंगे उसके आसपास, तो वो किराएदार भी किराया फिर कोर्ट में जमा करेंगे। वक्फ बोर्ड उसका कोई अधिकार नहीं होता जब तक कलेक्टर इन्वेस्टिगेट करके अपने निर्णय नहीं देते। अच्छा, इसकी कोई समय सीमा नहीं कि भाई 6 महीने में कर ले कलेक्टर, 1 साल में कर ले। कलेक्टर चाहे तो 25 साल 50 साल तक ले सकते। और हमारे यहाँ समय सीमा नहीं होने का उपयोग कैसा लेते हैं या दुरुपयोग कैसा करते हैं, हमने देखा। महाराष्ट्र में राज्यपाल को जब सत्ता पक्ष ने 12 लोगों की लिस्ट दी जो विधान परिषद में नॉमिनेट होते हैं राज्यपाल के नाम पर, और वो हमेशा कैबिनेट देती है, क्योंकि वो नाम कब क्लियर करेंगे इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है अपने संविधान में। वो 2.5 साल तक, जब तक उद्धव सरकार नहीं जाती तब तक वो नाम पे बैठे रहे, नहीं क्लियर उन्होंने नाम। तमिलनाडु का केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नर को कहा कि भाई आप बिलों पे कितने साल बैठे रहेंगे, जो बिल विधानसभा भेजती है उसको कब तक बैठे रहेंगे। वैसे इस कलेक्टर को यदि ये अधिकार मिले, तो सत्ता पक्ष यदि वहां पे एंटी मुस्लिम हो, मैं तो सीधा शब्द यूज करता हूँ एंटी मुस्लिम, तो वो क्या कहेगा कि वो कलेक्टर को आदेश देगा कि भाई अभी इसको 50-60 साल तक आप रहने दो। तो 60 साल तक उस मस्जिद का उपयोग ही नहीं होगा।
या उस मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है, उससे जो कुछ इनकम आती होगी, वो सारा सरकार जमा हो जाए। तो ये कौन सा संशोधन है? सर ये आप अ, कहाँ लेके जा रहे हैं? जी, मैं एक बार वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून है और जो नए प्रस्ताव को बिल के तौर पर पारित किया गया है वो कंपैरिजन एक बार दिखाना चाहती हूँ। कंट्रोल रूम वो एक बार ग्राफिक्स चलाइए। सर यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे आप भी, और मैं दर्शकों को बता दूं कि दोनों में अंतर क्या है, कि किस तरीके से सरकार टांग अड़ाने की धार्मिक चीजों में कोशिश कर रही है। पहला यह है कि वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून है उसके मुताबिक कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब नया प्रस्तावित बिल में क्या है कि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। दूसरा यह है, जो पुराना कानून है उसमें है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाएगा, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी अब तक। लेकिन अब नए प्रस्तावित बिल में क्या है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील की जा सकेगी। तीसरा जो बड़ा फर्क है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक किसी काम के चलते उद्देश्यों के लिए अगर किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। लेकिन अब जो नया प्रस्तावित बिल है वहां साफ तौर कहा गया है कि जब तक किसी वक्फ को दान में जमीन ना दी गई हो, वो भले ही उसमें मस्जिद बनी हो, कुछ भी इस्लामिक एक्टिविटी वहां पर होता हो, वो वक्फ की संपत्ति अब नहीं होगी। चौथा कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री अब तक नहीं होती थी, लेकिन अब जो नया प्रस्तावित बिल है वहां पर अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। हटा दीजिए। यानी सर पूरी यही तरीके से सरकार कब्जा जमाने की कोशिश मैं कर वही रही है वही इसमें। वही वही कह रहा हूँ। और उसमें ओवैसी ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये आदिवासियों की जमीन वक्फ बोर्ड न हड़प कर दे, आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए संशोधन लाया गया है, कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि कौन कहता है मुसलमान आदिवासी नहीं होते? उन्होंने कहा, उन्हें लक्षद्वीप के मुसलमान एक मुस्लिम एमपी है, उनका नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बाकायदा मुस्लिम है और ये हमारे आदिवासी है। हम्म। मैं जब राजस्थान में हम जाते हैं अदिति जी, तो राजस्थान में मुझे कई वैसे मुस्लिम मिले कि जो मुस्लिम है लेकिन अलग अलग है। एक मेरे मित्र अभी विधायक हैं, वो कायम खानी है। तो मैंने बोला, कायम खानी क्या होते हैं? तो ये महाराणा प्रताप के वंशज है, राजपूत है, तो वो कायम खानी बोलते हैं अपने आप को। कुछ ऐसे मुस्लिम है कि जो आज भी परिक्रमा करते हैं इसकी तुम्हारे वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले मुस्लिम भी है। तो कुल मिलाकर ये जो कन्वर्जन हुआ है, तो कन्वर्जन धर्म का हुआ, लेकिन परंपराएं और बाकी विधियां नहीं छूटी। सर ये तो आज जो हमने कोकण, ये कोकण में भी ऐसा है कि जो मुस्लिम कन्वर्जन हुआ है महाराष्ट्र के कोकण में, सिद्धि के चलते, तो वहां पे यदि ब्राह्मण कन्वर्टेड मुस्लिम है तो उसकी शादी भी ब्राह्मण कन्वर्टेड मुस्लिम की यही होगी। अब वहां पे भी गोत्र देखा जाता है उन शादियों में। अब मुस्लिम में गोत्र कहां से आ गया? क्योंकि वो कन्वर्टेड है। तो अंतुले, ये अब्दुल रहमान अंतुले, अंतुले ब्राह्मण थे। सर तो ये तो हमने ऐसे दर्शकों को अच्छे से समझा दिया कि फर्क क्या है और विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल फिर से वही कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग, अभी जिनके पास अभी हम अच्छे खासे वोट बैंक है मुसलमानों के, अभी तो अभी ऐसे अभी में अभी कहा मैं ये लोग करेंगे? अभी देखिए, हम पहले चंद्रबाबू नायडू की बात करें, हम्म। तो चंद्रबाबू नायडू के यहाँ इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन है कि उन्होंने बाकायदा मुस्लिमों को रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया। उन्होंने मस्जिदों को मेंटेनेंस 10,000 रुपए का दे दिया। उन्होंने एक मस्जिद मुसलमानों के लिए एक अलग से बोर्ड बना जिसमें 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड देने की बात कही। और ये बातें उन्होंने घोषणा पत्र में की और ये इंप्लीमेंट भी की। तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में सरकार में है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, उनके मंत्री है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं धर्म के नाम से रिजर्वेशन कभी देश में होने नहीं दूंगा, और चंद्रबाबू के यहाँ देते हैं। तो यही दोहरा चरित्र सामने आता है। सत्ता जहां आपको सुविधा से मिलती है, तो सत्ता के लिए आप अपनी विचारधाराएं मोल्ड करते हैं, आप अपनी परंपराएं मोल्ड करते हैं। आप, क्योंकि विचारधारा नाम की कोई चीज बची नहीं है, तो अब अपने आप को ढाल लेते हैं। तो फिर मुस्लिम को मस्जिद मस्जिद को पैसा भी वहां ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अखिलेश ने यदि कब्रिस्तान के लिए दीवार बनाने के लिए पैसा दे दिया, तो कब्रिस्तान वर्सेस शमशान क्या लड़ाई हो जाती है।
तो कुल मिलाकर वहां पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहाँ जो मुस्लिम जो जैसा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, वहां पे तेलुगु देशम पार्टी में मुसलमान बहुत ज्यादा समर्थक है। वो मुस्लिम समर्थक वहां बिगड़ जाए तो चंद्रबाबू नायडू को ये देखना है कि इस वक्फ बोर्ड के चलते उनकी दुकान वहां खराब नहीं। दूसरी बात, नीतीश, बिहार की बात करें, बिहार में अच्छी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और मुस्लिम वो डिसिसिव है। बिहार का एक मुस्लिम है जो कांग्रेस के पीछे जाने के बजाय वो कभी लालू के पीछे आता है, तो लेकिन नीतीश का, क्योंकि सत्ता में नीतीश लगातार है, तो नीतीश के सुकुमार और सुशासन के नाम से जो नीतीश का चल रहा था, वो नीतीश के साथ थे। बीजेपी आने के बाद भी उनको लगता है कि नीतीश है तो कुछ गलत होने नहीं देंगे। लेकिन यदि ये वक्फ बोर्ड का संशोधित बिल पास हो गया या ये बिल बन गया, तो फिर उसके बाद नीतीश को भी जवाब देना होगा कि क्या उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम किया। ये जो चिराग पासवान है, इसकी पार्टी भी एक पॉकेट में है, लेकिन वो भी अब मुस्लिम मतदाताओं को अच्छा लुभाती है, मुस्लिम मतदाताओं को साथ लेके चलती है, क्योंकि रामविलास पासवान को एक फोटे था। उनको भी जवाब देना पड़ेगा अपने मतदाताओं को कि ये वक्फ बोर्ड का संशोधन में उसने क्यों समर्थन दिया। तो जो ये नानी सरकार है, नायडू और नीतीश के भरोसे चलने वाली, इस नानी सरकार की इन दोनों बैसाखियों को भी जवाब देना होगा। चिराग को भी जवाब देना होगा, चिराग के साथ भी लोग हैं। एक जवाब मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे भले शिवसेना के हैं, लेकिन उनका यदि सांसद जीतता है संभाजी नगर में, जो पुराना औरंगाबाद है, वहाँ मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छा वोट दिया है, तभी उनका सांसद जीता है। वहाँ तो ओवैसी का सांसद था पहले, वो हारा और ये जीता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उनको भी जवाबदेही है। अजित पवार को भी जवाब दीजिए, क्योंकि अजित पवार के पास भी एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रंट है मुस्लिम, उनको भी जवाब देना हो। कोंकण में भी मुस्लिम है, अजित पवार का अच्छा वहाँ होल्ड है, तटकरे से लेकर तमाम तक लोगों को जवाब देना होगा। मुसलमान मतदाताओं की उन्होंने क्यों होने दिया, तो इन तमाम लोगों को एक बार फिर से विचार करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे इस बिल की बारे में चीजें बाहर आएगी, तब पता पड़ता है कि ये संशोधित बिल वक्त की जमीन बचाने के लिए है कि वक्त की जमीन खत्म करने के लिए है। सवाल लेकिन सर, नीतीश कुमार और नायडू और चिराग ने तो इस मुद्दे पर पहले भी बीजेपी सरकार के खिलाफ वो गए थे, तभी ये जेपीसी के पास पहुंचा। तो जेपीसी के क्या पास अगर अभी फिर से हाँ, मैंने वही कहा अभी कि अभी तो ये रिपोर्ट पेश हुई है, रिपोर्ट पेश हुई है और ये कानून नहीं बना है। अभी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अब उस रिपोर्ट के चलते क्या कुछ कानून में और संशोधन होंगे, और आखिरी कानून का प्रारूप कैसा आता है, संशोधन बिल का प्रारूप कैसा आता है, क्योंकि ये बिल आया तो उसको सवाल उठे तो जेपीसी गई। अब जेपीसी ने जो संशोधन किए, जेपीसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के धरातल पे ये जब बिल बनेगा और जब बिल अगले सेशन में इंट्रोड्यूस होगा, तो उस बिल के साथ जाना न जाना ये बाकी लोगों को तय करना होगा, सभी को तय करना होगा, जिनका मुस्लिम मतदाताओं से जिनका संबंध है, जिनको लगता है कि मुस्लिम मतदाता मेरे साथ है। जो इंडिया गठबंधन तो लगातार इसका अपोज कर ही रही है। ओवैसी जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी है, और वो फैक्चुअल चीजें सामने रखना चाहते हैं संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू, कि कहाँ संविधान का उल्लंघन होता है। जहाँ संविधान का उल्लंघन है, वहां पे वो बाकायदा कहेंगे कि ये संविधान को क्रॉस हो रहा है, और ये बिल यहाँ तक नहीं रुकेगा। ये बिल बनने के बाद मुझे लगता है ये सर्वोच्च न्यायालय तक इसकी लड़ाई जाएगी, ये संविधान पीठ तक रेफर होगा। संविधान मतलब ये बिल इम्प्लीमेंटेशन करने में अभी बहुत टाइम है, लेकिन सर, बिल अगर आने से वोट बैंक को याद में रखते हुए इन तीनों ने अगर मोदी सरकार का साथ नहीं दिया एनडीए में रहने के बावजूद भी, तो क्या सरकार संकट में आ सकती है? यकीनन सरकार संकट में आती है, लेकिन सरकार इतना कच्चा गेम खेलेगी नहीं। सरकार ये बिल पूर्ण रूप से नहीं तो बिल पेंडिंग में रखेगी, बिल विड्रॉ भी कर लेगी। कोई जरूरी नहीं कि बिल वही बनी रहे, बिल पेंडिंग रहेगा या बिल विड्रॉ हो जाएगा। सरकार को सरकार बचाना पहली बात है, तो सरकार इनको कन्विंस करने का प्रयास करेगी। बाकी लोग क्योंकि ये बिल का प्रारूप, अभी तो ये रिपोर्ट पे बात हो रही है हमारी। देखिए बहुत क्लियरिटी के साथ मैं बताऊं, एक बिल आया, बिल पार्लियामेंट में होने के पहले उसी दिन पार्लियामेंट में सबमिट हुआ, लेकिन तुरंत ऑब्जेक्शन के चलते उसको जेपीसी भेज दिया गया। अब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट इस बिल पे पेश की, अब रिपोर्ट पर डिस्कस होना है, और ये रिपोर्ट में से क्या संशोधन बिल में एक्सेप्ट होते हैं क्या नहीं, इसके बाद बिल का फाइनल प्रारूप क्या होता है, ये जब सामने आएगा
फिर उस बिल को लेकर डिस्कशन क्या होते हैं, कैसे डिस्कशन होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, ये कई चीजें होगी। इसलिए मैंने कहा कि ये लंबी लड़ाई है इस बिल को इंप्लीमेंट करना। लेकिन इस बिल के प्रारूप से ये पता पड़ता है कि वर्तमान सरकार की मनीषा क्या है। मनीषा तो समझ में आती है, तो क्या इस मनीषा के साथ ये लोग साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये तीनों पार्टियों को तय करना है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है। और यदि चंद्रबाबू नायडू इसमें फेल हो गए तो फिर बाकी वहां कांग्रेस है, वहां पे जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है, ये दोनों वहां जो पार्टियां हैं, ये कितने एग्रेसिव तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को टीडीपी के प्रति मन प्रदर्शित करेगी, ये भी देखना है, कैसा उसको हिट करेगी। तो कुल मिलाकर अभी ये रिपोर्ट तो बहुत भयावह है, ऐसा मुझे लगता है। जी रिपोर्ट सर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरफेरिंग है, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर के सवाल वही रह जाता है कि ये बिल कानून में तब्दील होता है या नहीं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान पर निर्भर कर रहा है। और क्या नीतीश, नायडू और चिराग अगर इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो क्या बगावत की जंग शुरू हो सकती है, या फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर, इस विश्लेषण पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।